हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो सीआरपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है सेक्शन 167, जो कि बात करता है प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर। सेक्शन 167 उस प्रक्रिया की बात करता है जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाती। तो जब इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पाती है तो पुलिस ऑफिसर क्या करता है, तो वही अभी हम लोग समझेंगे इसमें। तो चलिए देखते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीसीएस जे एपीओ एडीपीओ जैसे एग्जाम्स में किस टाइप से सेक्शन 167 में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये पूछा जा सकता है कि रिमांड को डिस्क्राइब करो, रिमांड क्या है, या फिर जुडिशियल कस्टडी क्या है इसके बारे में बताओ, या फिर डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में। ठीक है, तो अब चलिए इसका आंसर देखने से पहले इसको समझ लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 167 ऑफ द CRPC which state if an investigation into an offence is not completed within 24 hours and the accused is in custody, the concerned police officer shall forward the accused to the nearest judicial magistrate। तो जब भी पुलिस ऑफिसर को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलती है, तब पुलिस उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ सूचना मिली है उसको बिना वारंट अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस के पास पावर है कि वो विदाउट वारंट किसी को अरेस्ट कर सकती है। अब अगर विदाउट वारंट पुलिस ने किसी को अरेस्ट किया है तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है, चलिए आगे पढ़ते हैं। सेक्शन 57 ऑफ CRPC स्टेट्स दैट द पुलिस ऑफिसर हु अरेस्ट अ पर्सन विदाउट अ वारंट शैल नॉट डिटेन हिम इन हिज कस्टडी फॉर मोर देन 24 आवर विदाउट द स्पेशल परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167 CRPC। तो सेक्शन 57 में ये क्लियरली मेंशन है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर ने विदाउट वारंट अरेस्ट किया है तो उसे 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। और अगर पुलिस ऑफिसर को एक्यूज्ड को 24 घंटे से ज़्यादा रखना है इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से, तो उसे स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट से अंडर सेक्शन 167। आगे देखते हैं। आई हैव मेंशन स्पेशल परमिशन रिफर टू इन सेक्शन 57 ऑफ CRPC इज कॉमनली रिफर टू एज रिमांड एज पर सेक्शन 167 व्हेन अ पुलिस ऑफिसर हैज अरेस्टेड एनी पर्सन विदाउट वारंट एंड ही बिलीव दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर but there are grounds for believing that the accusation is well founded, he shall forthwith produce the accused before the jurisdictional magistrate to the or the nearest magistrate as the case may be, along with copies of the case diary। तो ये कह रहा है कि जैसे देखिए एक्यूज्ड को पुलिस ने अरेस्ट किया, जिसके खिलाफ और ये ऐसा उसको इन्फॉर्मेशन मिली कि इसने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, उसको अरेस्ट कर लिया। उसके बाद उसे 24 घंटे के अंदर कोर्ट में ले जाना होगा। इन्हीं 24 घंटे में पुलिस ऑफिसर वो ऑफेंस से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करेगा और उस व्यक्ति के जिसके खिलाफ अपराध किए जाने की सूचना मिली है उससे पूछताछ करेगी और केस डायरी तैयार करेगी, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो सभी पार्टिकुलर्स, सभी स्टेप्स जो उसने फॉलो किए हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसे नोट डाउन करेगा। जैसे पुलिस को कब ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन मिली, किस टाइम उसने एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, प्लेस जहां उसने अरेस्ट किया उसको, तो ये सब उसको एक केस डायरी में वो नोट डाउन करेगी। और फिर अब अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि 24 घंटों में इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकती और वो 24 घंटे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि अरेस्टेड पर्सन के खिलाफ जो आरोप हैं वो सही हैं, मतलब अच्छे खासे सबूत मिले हैं जिससे लग रहा है कि इसी ने ऑफेंस किया है, लेकिन 24 घंटे में पूछताछ पूरी नहीं की जा सकती, तो वो उसको किसी नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। फिर भले ही उस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, उससे एक्यूज्ड की कस्टडी मांगेगा और इसी कस्टडी को पुलिस कस्टडी या रिमांड कहते हैं। ठीक है, फिर आगे इट इज़ हियर दैट द प्रोसेस ऑफ रिमांड कम्स इनटू प्ले एंड द मजिस्ट्रेट डिसाइड वेदर टू रिमांड द पर्सन इनटू जुडिशियल कस्टडी और इन पुलिस कस्टडी। तो जब पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड को और केस डायरी को लेके मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होता है और रिमांड इन्वेस्टिगेशन को पूरा करने के लिए उसे एक्यूज्ड की कस्टडी चाहिए, तो फिर ये मजिस्ट्रेट पे डिपेंड करता है। केस डायरी को देखने के बाद मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि उसे पुलिस कस्टडी में भेजेगा कि रिमांड कस्टडी में। अगर वो भेजेगा, मतलब जो रिमांड में भेजेगा अगर, तो वो 15 दिन से ज़्यादा नहीं भेज सकता। रिमांड सिर्फ 15 दिन के लिए ही दी जा सकती है। उसके बाद अगर तब भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो वो फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजता है। तो चाहे वो जुडिशियल कस्टडी में भेजे या रिमांड में भेजे, ठीक है, ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। It's that if within the stipulated time of his custody no such substantial evidence is obtained against him in the investigation, then he can be released on bail। और आगे इसमें यह भी प्रोविज़न दिया गया है कि जब 60 और 90 डे में भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो पाती है, तब
जो तब एक्यूज्ड को डिफ़ॉल्ट बेल का राइट मिल जाता है कि अगर वो सिक्योरिटी फर्निश करे तो उसको बेल पे रिहा कर दिया जाएगा। चलिए अब मोटा मोटा हम लोगों ने समझ लिया है कि रिमांड क्या है, सेक्शन 167 क्या कहना चाहता है, ठीक है। अब इसका आंसर देखते हैं। तो अब जहाँ से आंसर है वहाँ से आपको पूरा नोट डाउन करना होगा और अब हम एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे आगे। तो चलिए देखते हैं। A police officer arresting without warrant cannot detain a person beyond 24 hours after his arrest as provided under Section 57 of the Code. If the police officer consider it necessary to detain such person for a longer period for the purpose of investigation, he can do so only after obtaining a special order from the magistrate under Section 167. This is called remanding the person in police custody for a certain period as provided under Section 167. तो ये यही बात कर रहा है जब हम लोगों ने बात करी इससे पहले कि पुलिस ऑफिसर अगर विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेगा तो उसे 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। और अगर पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन को पूरा नहीं किया जा सकता तो वो मजिस्ट्रेट से स्पेशल ऑर्डर की रिक्वेस्ट करेगा कि उसे एक्यूज्ड की कस्टडी दे दी जाए जिससे वो इन्वेस्टिगेशन को पूरा कर सके। क्योंकि जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं होगी तब तक पुलिस ऑफिसर चार्जशीट सबमिट नहीं करेगा कोर्ट में, और अगर चार्जशीट नहीं सबमिट करी जाएगी तो फिर आगे केस का ट्रायल स्टार्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि केस का ट्रायल कब स्टार्ट होता है, जैसे ही जब ऑफेंस होता है तो पुलिस ऑफिसर उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करता है, उसके बाद चार्जशीट तैयार करता है जिसमें वो सारे चार्जेस लगाता है, फिर मजिस्ट्रेट के पास पेश करता है, उसके बाद मजिस्ट्रेट आगे की ट्रायल स्टार्ट करते हैं। पर लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हो पाएगी और चार्जशीट तैयार ही नहीं हो पाएगी तो फिर आगे की ट्रायल कैसे स्टार्ट होगी। तभी फिर मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को एक्यूज्ड की कस्टडी दे देते हैं जिसको रिमांड कहते हैं। और मजिस्ट्रेट साहब रिमांड 15 दिन से ज़्यादा नहीं दे सकते। फिर आगे हेडिंग पड़ेगी व्हेन रिमांड इज साउट अंडर सेक्शन 167। सेक्शन 167 क्लॉज 1 ऑफ द कोड प्रोवाइड दैट व्हेनेवर एनी पर्सन इज डिटेन्ड इन कस्टडी आफ्टर अरेस्ट एंड इट अपीयर दैट investigation कैन नॉट बी completed within the period of 24 hours fixed by section 57 of the code and there are grounds for believing that the accusation is well founded, the police officer in charge of investigating the case shall transmit the case diary to the nearest magistrate and forward the accused to the such magistrate requesting for remand of the accused। ये भी अभी हम लोग समझ चुके हैं कि सेक्शन 167 क्लॉज 1 जो कि प्रोवाइड करता है कि जब कभी पुलिस ऑफिसर को ऐसा लगता है कि 24 घंटे के अंदर इन्वेस्टिगेशन नहीं पूरा हो सकता, ये 24 घंटे की बात सेक्शन 57 में दी गई है कि अगर 24 जैसे ही पुलिस ऑफिसर को किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट करेगा उसे 24 घंटे के भीतर ही उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। तो अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इन 24 घंटों में इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो सकती, तो पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास एक्यूज्ड को ले जाएगा और केस डायरी ले जाएगा जो उसने एक्यूज्ड को अरेस्ट करते टाइम प्रिपेयर करी और सब कुछ सारे डिटेल्स लिखे और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। उसके बाद मजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करेगा कि वो उसकी कस्टडी उसको दे दे, एक्यूज्ड की कस्टडी पुलिस ऑफिसर को दे दे। और यहाँ जो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज होगा वो एसआई के रैंक से नीचे नहीं होगा, मतलब कम से कम वो एसआई के रैंक का होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर हो या उससे ऊपर के रैंक का होना चाहिए। फिर आगे दिया गया है इन केस जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल द एक्यूज्ड मे बी फॉरवर्डेड टू द नियरेस्ट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑन होम पावर ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज कन्फर्ड। तो आगे सेक्शन 167 सब क्लॉज 2A में ये दिया गया है कि अगर उस टाइम जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है, जब 24 घंटे के भीतर उसको पेश करना पड़ता है, और अगर उस टाइम जुडिशियल मजिस्ट्रेट अवेलेबल नहीं है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर अवेलेबल है जिसके ऊपर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर कन्फर्म की गई है तो पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज्ड को पेश करेगा और फिर उनसे रिमांड मांगेगा। पर देखिए अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिमांड मांगेगा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट केवल 7 दिन की रिमांड दे सकता है, और अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा तो वो 15 दिन की दे सकता है। इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, ड्यूटी ऑफ द मजिस्ट्रेट व्हेन एक्यूज्ड इज फॉरवर्डेड अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 1। मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी है जब एक्यूज्ड उसके सामने भेजा जाएगा, पुलिस द्वारा जब एक्यूज्ड ले जाया जाएगा तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 167 क्लॉज 2 ऑफ द कोड लेज डाउन दैट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट टू होम एन एक्यूज्ड पर्सन इज फॉरवर्डेड मे वेदर और नॉट ही हैज जुरिडिक्शन टू ट्राई द केस फ्रॉम टाइम टू टाइम ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन सच कस्टडी फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 15 डे इन अ होल। तो मजिस्ट्रेट के सामने जब एक्यूज्ड लाया जाएगा फिर भले ही मजिस्ट्रेट के पास जुरिडिक्शन हो या ना हो, पुलिस ऑफिसर को टोटल 15 डेज़ की रिमांड दे सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि टोटल 15 डेज़ की रिमांड एक साथ ही दे दे, मजिस्ट्रेट साहब इसको अलग अलग दिन पे भी दे सकते हैं। जैसे पहले 6 दिन की रिमांड दे दी और 6 दिन में भी अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हुआ फिर 4 दिन की दे दी, उसके बाद फिर 5 दिन की दे दी। तो ऐसे करके टोटल 15 दिन की दे सकते हैं या फिर 15 दिन की एक साथ भी दे सकते हैं।
ये मजिस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 15 दिन की एक साथ नहीं दी जाती है। उसको ऐसे दे सकते हैं 6 दिन, फिर 4 दिन, फिर 5 दिन, या फिर 5 दिन, फिर 5 दिन, फिर 5 दिन, ऐसे करके 15 दिन से ज़्यादा नहीं दी जाती है। फिर आगे दिया गया है, इफ़ द मजिस्ट्रेट हैज़ नो जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस और कमिट इट फॉर ट्रायल एंड ही कंसिडर फर्दर डिटेंशन अननेसेसरी, ही मे ऑर्डर द अक्यूज्ड टू बी फॉरवर्डेड टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन। आगे कहा गया है कि अगर मजिस्ट्रेट के पास केस को ट्रायल करने की जुरिस्डिक्शन नहीं है, जिस मजिस्ट्रेट के पास पुलिस ऑफिसर्स को ले गया है रिमांड की मांग करने, अगर उस मजिस्ट्रेट के पास उस केस को ट्रायल करने की जुरिस्डिक्शन नहीं है, तो और मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि एक्यूज्ड की आगे की रिमांड अननेसेसरी, मतलब उसको कस्टडी में रखना, डिटेन करके रखना ज़रूरी नहीं है, उसका ओपिनियन ऐसा है कि डिटेन करना ज़रूरी नहीं है, तो मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर करेगा कि इसको उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाए जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उस केस को ट्रायल करने का। तो वो मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर देंगे उस मजिस्ट्रेट के पास जिसके पास उस केस को ट्रायल करने का जुरिस्डिक्शन है। तो कहने का मतलब है कि मजिस्ट्रेट के पास अगर जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, वो तब भी रिमांड दे सकता है, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है और उसको लगता है कि आगे एक्यूज्ड को डिटेन करके रखना अननेसेसरी है, उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर अपने से बड़े जो मजिस्ट्रेट साहब होंगे जिनके पास जुरिस्डिक्शन होगा उस केस को ट्रायल करने के लिए, उनके ओपिनियन के लिए उनके पास केस भेज देगा, फॉरवर्ड कर देगा एक्यूज्ड को, और फिर वो मजिस्ट्रेट डिसाइड करे कि रिमांड देनी ज़रूरी है, सही है या नहीं। ठीक है। फिर आगे यही बात लिखी है जो हमने अभी बताया कि अगर एक्यूज्ड को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जाया गया तो वो केवल 7 दिन की ही टोटल में रिमांड दे सकता है। इफ़ द एक्यूज्ड इज ब्रॉट बिफोर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ही में ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ एक्यूज्ड फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 7 डेज होल। अच्छा, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट तो आप लोग जानते होंगे, जैसे डीएम, एसटीएम। ठीक है। अब आगे इससे रिलेटेड केस है, इन सीबीआई वर्सेस अनुपम कुलकर्णी, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नेचर ऑफ कस्टडी कैन बी अल्टर्ड फ्रॉम जुडिशियल कस्टडी टू पुलिस कस्टडी एंड वाइस वर्सा ड्यूरिंग फर्स्ट पीरियड ऑफ 15 days मेंशन अंडर सेक्शन 167 क्लॉज 2। तो देखिए, सेक्शन 167 क्लॉज 2 में जो 15 डेज़ की रिमांड की बात की गई है, और अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है तो 7 डेज़ की जो रिमांड की बात की गई है, इन 15 डेज़ या 7 डेज़ जैसा भी केस हो, अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले गया है तो 7 डेज़, अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास पुलिस ले गया है तो 15 डेज़। तो जब ये 15 डेज़ की रिमांड मिलती है या 7 डेज़ की रिमांड मजिस्ट्रेट साहब पुलिस ऑफिसर को देते हैं, ठीक है, उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब अगर चाहे तो इन्हीं 15 दिन में अगर उन्होंने रिमांड को अल्टर करके जुडिशियल कस्टडी भी कर सकते हैं। देखिए, जुडिशियल कस्टडी जो होती है वो ये होता है, देखिए पुलिस रिमांड में तो पुलिस को दे देते हैं कि वो अपने थाने पे ले जाए और फिर एक्यूज्ड से पूछताछ करे, ये हो गया पुलिस रिमांड। और जुडिशियल कस्टडी मतलब हो गया जो सेंट्रल जेल या डिस्ट्रिक्ट जेल होती हैं उसमें एक्यूज्ड को ट्रांसफ़र कर देना, और जो सेंट्रल जेल या डिस्ट्रिक्ट जेल होती है उसमें फिर तो सिर्फ एक्यूज्ड को डिटेन करके रखा जाता है, उसमें तो एक्यूज्ड सेफ होता है। पर अगर एक्यूज्ड थाने में भेज दिया गया पुलिस रिमांड में, तो फिर आप लोग जानते ही हैं क्या होता है। तो ये मजिस्ट्रेट के ऊपर है, मजिस्ट्रेट अगर चाहे एक्यूज्ड को सेफ उन शुरुआत के 15 दिन में कभी भी पुलिस रिमांड को जुडिशियल कस्टडी में कन्वर्ट कर सकता है। फिर आगे, आफ्टर सच पीरियड द एक्यूज्ड कैन ओनली बी केप्ट इन जुडिशियल कस्टडी और एनी कस्टडी एज ऑर्डर्ड बाय मजिस्ट्रेट बट नॉट इन द कस्टडी ऑफ पुलिस। और आगे ये कहा गया है कि आफ्टर 15 डेज़, एक बार 15 दिन जब खत्म हो जाते हैं रिमांड के, उसके बाद अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होती है तो उसको या तो जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा, वही मतलब जेल में रखा जाएगा, जो सेंट्रल जेल या डिस्ट्रिक्ट जेल होती है उसमें रखा जाएगा, या फिर किसी अदर कस्टडी में रखा जाएगा, लेकिन उसे वापस पुलिस कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। पुलिस रिमांड में तो किसी हाल में नहीं भेजा जाएगा, उसे केवल पुलिस रिमांड 15 दिन की दी जा सकती है, बस इससे ज़्यादा उसको पुलिस रिमांड में नहीं रखा जाएगा, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा या फिर किसी अदर कस्टडी में भेज दिया जाएगा। ठीक है। फिर आगे है, नो पुलिस कस्टडी अनलेस एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट। तो सेक्शन 167 क्लॉज 2 का प्रोविजो बी ये कहता है कि दैट नो मजिस्ट्रेट शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी अंडर सेक्शन 167 अनलेस द एक्यूज्ड इज प्रोड्यूस बिफोर हिम फर्स्ट टाइम एंड सब्सिक्वेंटली एवरी टाइम टिल ही रिमेन इन पुलिस कस्टडी। However, the magistrate may extend further detention in judicial custody on production of the accused either in person or through medium of electronic video linkage। तो सेक्शन 167 का सब क्लॉज 2 का प्रोविज़ो बी सिंपल सा ये कहता है कि मजिस्ट्रेट आरोपी को पुलिस कस्टडी में तब तक नहीं देगा जब तक कि एक्यूज्ड को पुलिस ऑफिसर सामने पेश ना करे। तो जब भी पुलिस ऑफिसर को जितनी बार भी एक्यूज्ड की रिमांड के लिए एक्यूज्ड को चाहिए होगा, उसकी कस्टडी जब भी पुलिस ऑफिसर को चाहिए एक्यूज्ड की, तो पहले एक्यूज्ड को पेश करेगा और साथ में केस डायरी प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद ही उसको रिमांड मिलेगी, वरना उसको रिमांड नहीं दी जाएगी। हाँ, जुडिशियल कस्टडी अगर है तो उसको अगर एक्यूज नहीं भी आता है तो वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी उसे रिमांड दी जा सकती है, लेकिन पुलिस कस्टडी में एक्यूज्ड का आना जरूरी है। ये भी दिया गया है, थ्रू द फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ एक्यूज्ड इज डिजायरेबल येट फेलियर टू डू सो वुड नॉट पर से
वीटिएट द ऑर्डर ऑफ रिमांड इफ सर्कमस्टांसेस फॉर नॉन प्रोडक्शन वर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ पुलिस। आगे ये भी दिया गया है कि अगर एक्यूज्ड को प्रोड्यूस नहीं किया जाता है तो उसके बाद रिमांड का जो ऑर्डर है उसको ख़त्म नहीं कर दिया जाएगा। अगर ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि एक्यूज्ड को प्रोड्यूस करना पुलिस के लिए इम्पॉसिबल हो गया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बहुत बड़े नामी लोग जब गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने बार बार पेश करना कठिन हो जाता है ना। तो ऐसे में अगर उनको नहीं भी अरेस्ट पेश किया गया तो भी उनको रिमांड मजिस्ट्रेट साहब दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं ड्यूरेशन ऑफ डिटेंशन और इन जुडिशियल कस्टडी। जुडिशियल कस्टडी में कितनी क्या ड्यूरेशन है कि कितनी दिनों की जुडिशियल कस्टडी मिल सकती है, चलिए देखते हैं। इफ़ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट द फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन accused person be detained beyond the period of 15 days, he can authorize further detention of the accused, but such detention shall be in the custody other than that of police, and the total period of detention including the period of 15 days shall not exceed। देखिए अभी आगे बताते हैं। तो पहले ये है, ये समझ लीजिए जैसे मजिस्ट्रेट को अगर लगता है कि इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में नहीं कंप्लीट की गई पुलिस के द्वारा, और पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन 15 दिन में कंप्लीट नहीं हो पा रही है, और फिर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सामने मांग करता है एक्यूज्ड की कस्टडी की, कि एक्यूज्ड को कस्टडी में रखा जाए क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो पाई है, तो मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को या तो 90 डेज़ के लिए कस्टडी में रख सकते हैं या 60 डेज़ के लिए। 90 डेज़ के लिए कब रखेंगे? जब भी कोई ऑफेंस डेथ सेंटेंस से पनिशेबल है या लाइफ इम्प्रिजमेंट से पनिशेबल है, या इम्प्रिजमेंट जिसमें 10 साल से कम की इम्प्रिजमेंट ना दी गई। अगर किसी ऐसा ऑफेंस एक्यूज्ड ने करा है तो ऐसे ऑफेंस की अगर आशंका है कि एक्यूज्ड ने ये ऑफेंस किया है तो उसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं, लोगों के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन मिली है, पता चलता है कि उसने ऐसा ऑफेंस किया है, तो उसको 90 डेज़ की जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी। और अगर उसने कोई अदर ऑफेंस किया है तो उसको 60 डेज़ की जुडिशियल कस्टडी दी जाएगी, जिससे एक्यूज्ड को जेल में भेज दिया जाएगा और पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन चालू रखी जाएगी। फिर आगे डिफॉल्ट बेल की बात होती है, जिसमें प्रोविजो टू सेक्शन 167 क्लॉज 2 फर्दर लेज डाउन दैट इफ द पुलिस फेल्स टू कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन विद इन 90 और 60 डेज एज द केस मे बी, देन द मजिस्ट्रेट शैल रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल इफ ही इज प्रिपेयर्ड एंड डज फर्निश बेल। तो सेक्शन 167 सब क्लॉज 2 के प्रोविजो में ये कहा गया है कि अगर पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा वो 90 या 60 डे में अपनी इन्वेस्टिगेशन को पूरी नहीं कर पाता है और चार्जशीट सबमिट नहीं कर पाता है, तब जो मजिस्ट्रेट होगा वो एक्यूज्ड को बेल पे रिलीज़ कर सकता है, बेल पे रिहा कर देगा। ये एक्यूज्ड के पास राइट आ जाएगा। और मजिस्ट्रेट एक्यूज्ड को बुलाएंगे और उससे कहेंगे कि अगर तुम बेल एंड बॉन्ड को साइन कर दो और सिक्योरिटी जो फर्निश कर दो अपनी बेल से रिलेटेड, तो तुमको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। तो अगर एक्यूज्ड बेल एंड बॉन्ड की सिक्योरिटी फर्निश कर देता है और उस पर साइन कर देता है तो उसको बेल दे दी जाएगी और उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा। इसमें आगे केस है इन उदय मोहन लाल आचार्य वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट मोमेंट द एक्यूज्ड फाइल्स एन एप्लीकेशन फॉर बेल ही मस्ट बी हेल्ड टू हैव availed of his right under section 167 clause 2. The court held that on the expiry of the period of 90 day or 60 day, as the case may be, an indefensible right accrues in favor of the accused for being released on bail on account of default by the investigating agency in the completion of investigation within the period prescribed, and accused is entitled to release on bail if he is prepared to furnish the bail and as directed by the magistrate. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये डिक्लेयर करा कि अगर पुलिस ऑफिसर के द्वारा 60 या 90 डे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो पाई और पुलिस ऑफिसर फेल हो गए कि इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट कर पाए, तो एक्यूज्ड के पास ये राइट होगा कि वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है और उसको बेल दे दी जाएगी। अगर उसने बेल एंड बॉन्ड की सारी जो शर्त हैं, जो टर्म एंड कंडीशन, इसको उससे कंप्लाई करा और उस पर साइन करा और सिक्योरिटी फर्निश कर दी तो उसको बेल दे दी जाएगी। फिर आगे इन राकेश कुमार पॉल वर्सेस स्टेट ऑफ असम, इसमें भी यही सेम चीज़ बोली गई। सुप्रीम कोर्ट हैड दैट वेयर इन्वेस्टिगेशन इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 60 डेज और 90 डेज एज द केस में बी, नो पुलिस रिपोर्ट इज फाइल्ड ऑन 60th और 90th डे, देन द एक्यूज्ड गेट इन डिफेंसिबल राइट टू डिफॉल्ट बेल। द एक्यूज्ड मस्ट अप्लाई फॉर डिफॉल्ट बेल एंड ही शुड प्रिपेयर टू फर्निश बेल। तो इसमें भी एक्यूज्ड को यही बोला गया कि एक्यूज्ड अगर सिक्योरिटी फर्निश कर देता है बेल से रिलेटेड तो उसको बेल दे दी जाएगी। फिर आगे सुप्रीम कोर्ट इन विक्रमजीत वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब हैड दैट वंस एप्लीकेशन फॉर बेल इज मेड अंडर दिस सेक्शन, indefensible right to bail कैन नॉट बी डिफीटेड बाय फाइलिंग ऑफ चार्जशीट सब्सिक्वेंटली। तो देखिए विक्रमजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 60 और 90 डेज़ में पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाती है और फिर एक्यूज्ड ने बेल के लिए अप्लाई कर दिया और उसको बेल मिल गई, उसके बाद सब्सिक्वेंटली
अगर पुलिस द्वारा चार्जशीट सबमिट की गई तो उस चार्जशीट से उसके बेल के राइट को ख़त्म नहीं किया जाएगा, उसका वो बेल का राइट बना रहेगा, भले बाद में इसने पुलिस द्वारा चार्जशीट सबमिट कर दी गई हो। ठीक है। और आगे सब्सिक्वेंट केस में सुप्रीम कोर्ट इन एम रविंद्रन वर्सेस द इंटेलिजेंस ऑफिसर फर्दर क्लैरिफाइड दैट द राइट टू बी रिलीज्ड ऑन बेल continue to be remain in force if the accused has applied for such bail notwithstanding subsequent filing of the charge sheet or report seeking extension of time by the prosecution before the court. However, where the accused fails to apply for default bail when the right accrues to him and subsequently charge sheet or report seeking extension of time is preferred before the magistrate, the right to default bail would be extinguished. तो सुप्रीम कोर्ट ने एम रविंद्रन के केस में ये स्पष्ट किया कि डिफ़ॉल्ट बेल पर रिहा होने का अधिकार एक्यूज्ड के पास तब भी रहेगा भले ही बाद में चार्जशीट सबमिट कर दी गई हो या फिर आगे के लिए टाइम बढ़ाने की मांग की गई है पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। लेकिन अगर जब उसके पास डिफ़ॉल्ट बेल का राइट है एक्यूज्ड के पास और उसने तब सिक्योरिटी फर्निश नहीं की बेल के लिए और उसके बाद में पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होगा उसने चार्जशीट सबमिट की और या फिर टाइम आगे बढ़ाने की मांग की इन्वेस्टिगेशन की, तब एक्यूज्ड का डिफ़ॉल्ट बेल का राइट एक्सटिंग्विश हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। तो चार्जशीट फाइल होने से पहले ही एक्यूज्ड को डिफ़ॉल्ट बेल के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेंगी बेल एंड बॉन्ड की। अगर उसने उस टाइम सिक्योरिटी फर्निश नहीं की और बाद में इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके बाद चार्जशीट सबमिट हुई तब वो नहीं कर पाएगा बेल एंड बॉन्ड के लिए अप्लाई, मतलब बेल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएगा। तब उसको पहले ही बेल एंड बॉन्ड के लिए सिक्योरिटी फर्निश करनी पड़ेगी। अगर उसने पहले सिक्योरिटी फर्निश कर दी और उसको बेल मिल गई उसके बाद अगर चार्जशीट सबमिट होती है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पर अगर उसने पहले नहीं बेल एंड बॉन्ड की सिक्योरिटी फर्निश की, बाद में चार्जशीट सबमिट हुई तो उसके पास बेल का राइट नहीं रह जाएगा। Thus, the law of remand under Section 167 protect the accused from police officer who may torture him during investigation and allow the magistrate to keep the accused in safe judicial custody pending investigation, thereby safeguarding his interest along with facilitating investigation under this code. इस प्रकार सेक्शन 167 में जो प्रोविज़न दिया गया है वो एक्यूज्ड को पुलिस ऑफिसर से भी बचाता है, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्यूज्ड को टॉर्चर कर सकता है, और सेफ जुडिशियल कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन को चालू रखे जाने की परमिशन भी देता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो सके और साथ ही एक्यूज्ड की रक्षा भी की जा सके। तो ये सेक्शन इसलिए इंसर्ट किया गया जिससे एक्यूज्ड को भी प्रोटेक्ट किया जा सके और इन्वेस्टिगेशन को भी चालू रखा जा सके। तो होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। इसमें सिंपल से है, इसमें ये कंडीशन दी गई है सेक्शन 167 में कि अगर पुलिस ऑफिसर किसी पर्सन को अरेस्ट करेगा और कस्टडी में लाएगा उसको लगता है कि 24 घंटे में इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट हो पाई या फिर उसके पास उसको वो बिलीव करने का ग्राउंड है कि उसके खिलाफ जो आरोप लगे हैं वो सही हैं, तो पुलिस ऑफिसर इंचार्ज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। वो एक्यूज्ड को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, साथ में केस डायरी ले जाएगा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट जिसके पास उसको ले जाया जाएगा, जो भले उसके पास जुरिडिक्शन हो या ना हो, उसके पास अथॉरिटी होगी कि वो पुलिस ऑफिसर को या तो जुडिशियल कस्टडी दे दे जो 90 और 60 डेज़ की भी बात की, या फिर 15 डेज़ की पुलिस रिमांड दे दे। और ये 15 डेज़ की रिमांड या तो वो एक साथ दे सकता है या अलग अलग करके 7 दिन 4 दिन ऐसे करके भी दे सकता है, पर टोटल 15 डेज़ से ज़्यादा पुलिस रिमांड नहीं दी जाएगी। अगर 15 डेज़ से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर एक्यूज्ड को रखता है पुलिस रिमांड में तो ये इलीगल डिटेंशन के अंदर आएगा। ठीक है, तो अब आपको क्लियरली ये चीज़ समझ आ गई होगी सेक्शन 167। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा। आपको ये पूरा ऐसे ही नोट डाउन कर लेना है, जहाँ से आंसर लिखा है वहाँ से ही आपको नोट डाउन कर लेना है, और ये सारे केस लॉ भी नोट डाउन कर लेने हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिलते हैं। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।